A very good noon each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम. आज का जो सेशन है उसमें हमें डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं फॉर द डेट 15th of March 2024. सो आज का पूरा डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले इस तारीख को नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी साग कैलेंडर के हिसाब से क्या तिथि पड़ती है वो देख लेते हैं. सो फागुन महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है. अब तक तो आप जान गए होंगे शुक्ल पक्ष क्या होता है, मून का इंक्रीजिंग फेज जो होता है, और षष्ठी है आज, यानी कि चांद कुछ इस तरह का विजिबल होगा. चलिए, कल के जो करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे उसमें जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछती हूँ, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. आई हैड आस्क्ड यू व्हेन विल हैदराबाद लिबरेशन डे बी ऑब्जर्व्ड. गृह मंत्रालय यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 1 तारीख को अब हम हैदराबाद लिबरेशन डे की तरह से मनाया करेंगे, जिस दिन हमने निज़ाम रूल से हैदराबाद को बाहर निकाला था. कौन से डे की तरह सेलिब्रेट किया, कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा? 17th of September. ठीक है. सेशन के बीच में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे किए थे जब हम अलग अलग न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, तो रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछते रहती हूँ. एक रैंडम आंसर मैंने पिक किया है शगुन गुप्ता का, और देखते हैं. हम साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो मिले हैं कितनी लैंग्वेजेस के अंदर? 24 लैंग्वेजेस के अंदर, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी. तो हमने इसकी बात की थी. तब मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में बताया था कि आर.के. नारायण जी को इंग्लिश के लिए सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में. कौन सी राइटिंग के लिए? द गाइड नॉवल के लिए मिला था. और हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955 में. कौन सी किताब? हिम तरंगिनी. तो ये 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी, किताबों के नाम, द गाइड एंड हिम तरंगिनी रिस्पेक्टिवली. देन मैंने आपसे एक सैटेलाइट का नाम पूछा था जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है मीथेन के लेवल्स को डिटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि हमने कल मीथेन रिपोर्ट देखी थी. सो कौन सी सैटेलाइट है? मीथेन सैट है, बिल्कुल सही. स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था, और ये आपने अभी देख ही लिया. सो वेरी गुड जॉब एवरीवन हूसोएवर आंसर. अब आज काफ़ी सारे नए बच्चे जुड़े होंगे, उनको मैं बता दूं आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे करंट अफेयर में उसका PDF कहाँ से मिलेगा. सो परचम ऐप है, अभी तक डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, बिकॉज अब हम उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस क्विजेस का नंबर बढ़ाने वाले हैं. सो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ से मिलेगा. फ्री मटीरियल सेक्शन में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे. तो फ्री मटीरियल सेक्शन से ही आपको डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों के PDF मिल जाएंगे. परचम ऐप के अलावा आप परचम टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो. लिंक्स कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, टाइटल पे क्लिक करके आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन लिंक्स मिल जाएंगे. सो प्लेलिस्ट, ऐप, वेबसाइट, देन टेलीग्राम चैनल, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा. जिनको वीकली या मंथली PDF चाहिए, जो बच्चे मैगजीन लेना चाहते हैं वीकली या मंथली, उनको कहाँ जाना होगा? parchamclasses.in. डेली CA का PDF छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल PDF अगर आपको या मैगजीन लेनी होती है तो वेबसाइट पे जाना होता है. ठीक है. जो बच्चे बार बार PDF लेकर के पढ़ते हैं, रेगुलरली दे फॉलो PDF, तो मैं रेकमेंड करूंगी आप CA सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो. इसमें आपको काफ़ी इकोनॉमिकल रेट पे कन्वीनियंटली सारे करंट अफेयर के PDFs जो भी हम चैनल पे पढ़ते हैं एक जगह मिल जाएंगे. परचम ऐप से आप ले सकते हो. और ये मंथली मैगजीन है, जैसे हर महीने की मंथली मैगजीन निकलती है, इंग्लिश मैगजीन है. इंडिविजुअल मैगजीन के लिए वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं. ठीक है. अगेन सवाल के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, तो हर महीने हम लोग MCQ का कंपाइलेशन भी आपके लिए लाते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर का. हर महीने 150 से भी ज़्यादा, 150 से ज़्यादा MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लाए जाते हैं. जनवरी और फरवरी का सवाल रिलीज हो चुका है. कहाँ से ले सकते हो इंडिविजुअल PDF? वहीं वेबसाइट से. पूरे साल का सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए जिसमें आपको 12 ई-बुक्स मिल जाएं तो आपको ऐप पे जाना होगा. ठीक है. ऐप में स्टोर सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन दिख जाते हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है. परचम ऐप में चैट ऑप्शन है, वहाँ से भी आप कर सकते हो. परचम की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ आपको चैट बॉट भी मिल जाता है, इंक्वायरी फॉर्म भी मिल जाता है, वहाँ भी आप अपनी इंक्वायरीज प्लेस कर सकते हो. ठीक है. चलिए शुरू करें आज की कहानी. सो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखते हैं. आज यानी 15th of March को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस. सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को. ठीक है. 15 बार मारूंगा अगर मेरे राइट्स आपने छीने मुझसे, तो ऐसे करके कुछ फनी तरीके से आप याद रख सकते हो. ठीक है. या फिर ह्यूमन कंज्यूमर राइट्स, जैसे मैंने आपको CISF डे याद कराया था. कैसे याद कराया था? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डे, कि इंडस्ट्री से रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्स है तो 10 जने मार्च कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए. अब यहाँ पे 15 जनों को मार्च करते हुए देख लो. 5-5 जनों की
3 लाइंस इमेजिन कर लीजिए और ये लोग मार्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए। इस तरह से आप कुछ ना कुछ पिक्चरफुल करके निमोनिक्स लगा करके दिन याद रख सकते हैं। थीम इंपॉर्टेंट है जी इसकी, क्योंकि खुद इंपॉर्टेंट डे है। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। सो थीम इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स, दिस इज द थीम। यहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बताइए नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे डिफरेंट है, ये 15 मार्च को आता है। नेशनल कंज्यूमर डे अलग दिन मनाया जाता है। जल्दी से राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो इस दिन को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की तरह? क्योंकि इस दिन यूएस के जो प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी थे उस समय, उन्होंने यूएस कांग्रेस में एक एड्रेस दिया था, एक भाषण दिया था कंज्यूमर राइट्स को फोकस में रखते हुए, और 1983 से इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता आ रहा है। यूएन भी इस दिन को ऑब्जर्व करती है। चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट डे। अब इसके बाद हम बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। आज हमें 2 किताबें देखनी है और एक और बुक हम देखेंगे जब हम ओबिचुअरी सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर रिलीजेस बुक टाइटल्ड इजराइल वॉर डायरी। इजराइल वॉर डायरी, ये जो किताब है ये लिखी है विशाल पांडे ने। किसने लिखी है? विशाल पांडे ने। तो देखो, इजराइल वॉर का जो पूरा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो बहुत विशाल है, आसानी से नहीं सॉल्व किया जा सकता ना। बहुत विशाल मुद्दा है इजराइल वॉर का। तो विशाल पांडे ने लिखी है, ऐसे याद रखिएगा। और इसका विमोचन या इसको लॉन्च किसने किया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया है। तो क्या क्यों हुआ इजराइल वॉर, क्या है इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, अभी क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, इंडिया का क्या स्टांस है, ये सब बताया गया है। अगली किताब देखेंगे, द कॉन्स्पिरेसी। कौन सी बुक है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी। मुझे प्रेसिडेंसी से बाहर निकालने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी रची गई। और ये किसने लिखी है? हु इज दिस पर्सन? ही वॉज दी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीलंका के गोटबया राजपक्ष। सो गोटबया राजपक्ष जो हैं उन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी। श्रीलंका ने अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया इन्हीं के टेन्योर के अंदर, और इन्होंने अब बोला है कि भाई वो जो क्राइसिस था वो लाया ही गया था जानबूझ करके कुछ फॉरेन और नेशनल लोगों की वजह से, ताकि मुझे प्रेसिडेंसी से हटाया जा सके। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। बस श्रीलंका का केस आपको पता ही है, गोटबया राजपक्ष से एसोसिएट करके द कॉन्स्पिरेसी याद हो ही जाएगा। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटबया राजपक्ष हैज रिटन द बुक द कॉन्स्पिरेसी। पूरा नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका के इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, तब से लेकर श्रीलंका ने अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस झेला। और गोटबया जी की प्रेसिडेंसी कब से कब तक थी? 19 से लेकर 22 तक थी, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि भाई फॉरेन और लोकल पार्टीज की कॉन्स्पिरेसी थी। चलिए, सो इसके साथ दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स खत्म हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, विच इज ओबिचुअरी, सैड डिमाइस, यानी कि जो प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में हम देख लेते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि इनका हाल ही में निधन हुआ, बताइए ये कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे, या इनको कौन सा अवार्ड मिला था, अगर ये कोई प्रोमिनेंट अवार्डी हैं, या फिर इन्होंने कोई मुख्य रचनाएं की हैं, या किसी चीज़ से एसोसिएटेड रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। सो सबसे पहला जो हम न्यूज़ देखेंगे, ओके आगे पीछे हो गई थोड़ी सी स्लाइड, प्लीज एडजस्ट। सो रिनोन्ड आर्टिजन एंड पद्मश्री अवार्डी कपिल देव प्रसाद पास्ड अवे। किनके निधन की हम बात कर रहे हैं? कपिल देव प्रसाद जी की हम बात कर रहे हैं। कपिल देव प्रसाद, कपिल देव नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्रिकेटर कपिल देव जी आएंगे, कोई बात नहीं, याद रख लीजिए, इट्स ओके। आपको पता है कि कपिल देव जी तो जीवित हैं, भगवान की दया से हृष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हम कपिल देव प्रसाद जी की बात कर रहे हैं। इनका चेहरा एकदम से याद नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड फिगर नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट एमिनेंट फिगर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। 2023 पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था। क्यों मिला? क्योंकि ये एक बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है, बुद्धिस्ट कला है, जो बिहार के अंदर पर्टिकुलरली नालंदा से बिलोंग करती है और जीआई टैग के लिए अप्लाइड भी है, और उसका फर्स्ट हैंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुका है, सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, और वो है 52 बूटी। सो 52 बूटी साड़ी जो है, क्या चीज़? 52 बूटी साड़ी। सो टेक्सटाइल की फील्ड के अंदर ये काफ़ी सालों से जुड़े रहे, और इन्होंने 52 बूटी को वापस से रिवाइव कराने के पीछे बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, जो कि एक बुद्धिस्ट कला है। 52 उस पर मोटिव्स बनाए जाते हैं, 52 बूटियाँ बनाई जाती हैं कपड़े के ऊपर, कॉटन के ऊपर, और उसको 52 बूटी कहा जाता है। 52 बूटी साड़ी नालंदा की पहचान बन करके उभरी, किसकी वजह से? कपिल देव प्रसाद जी की वजह से, और इनका अब निधन हो चुका है, ठीक है। तो और अच्छे से अब और अच्छे से हम देख लेते हैं।
स्लाइड आगे पीछे हो गई थी ना। सो इनको पद्मश्री कब मिला? 2023 में मिला। हैंडलूम इंडस्ट्री से इनका रिलेशन है और इन्होंने रिवाइवल किया है बावन बूटी साड़ी का। बावन बूटी साड़ी कहाँ से अप्लाइड है जीआई टैग के लिए? नालंदा से, नालंदा बिहार से अप्लाइड है, ठीक है, अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सो इनका जन्म बासावन बीघा विलेज नालंदा बिहार में हुआ और इन्होंने बावन बूटी यानी 52 मोटिव्स वाला ये जो यूनिक वीविंग बुनकरी का जो काम होता है उसको रिवाइव किया है और ये ओरिजिनली बुद्धिज़्म से रिलेटेड माना जाता है। इसमें जो 52 बूटियाँ बनाई जाती हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ओके। और बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी। नाम क्या है? नाम क्या है जिनकी हम बात कर रहे हैं? कपिल देव प्रसाद जी, कपिल देव प्रसाद जी। अगला जो सैड डिमाइस है वो अपने आप में ना ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ की, ह्यूमन की एंड्योर करने की यानी मुसीबतों को झेलने की असीम शक्ति का एग्जाम्पल देने वाले व्यक्ति का सैड डिमाइस हुआ है एंड द पर्सन इज पॉल अलेक्जेंडर। क्या नाम है इनका? पॉल अलेक्जेंडर। मानव क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं झेल सकता उसका उत्कृष्ट एग्जाम्पल, एक्सेलेंट एग्जाम्पल बन के पॉल अलेक्जेंडर जी ने अपनी लाइफ जी थी। He was known as the man in the iron lung। ये जो आप ये पूरा चेम्बर जैसा देख रहे हैं ये एक आयरन लंग है, इसकी वजह से ये जीवित रहे और ये इस चेम्बर में ऐसे ही लेटे रहे फॉर 70 years। कितने साल? 70 साल। इमेजिन करके देखिए। एंड नाउ ही हैज़ पास्ड अवे। सो इनके बारे में पहले कुछ बताती हूँ। पॉल अलेक्जेंडर को पोलियो हो गया था, ठीक है। जब 1950s के दौर में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पूरी महामारी फैली थी पोलियो की, बहुत सारे लोगों को हुआ था, बच्चों को हुआ था और कई उसमें से सर्वाइव नहीं कर पाए थे। बहुत फ्यू केसेस सर्वाइवल के थे, उनमें से एक पॉल अलेक्जेंडर थे। लेकिन उस पोलियो की वजह से इनकी पूरी जो नेक से नीचे की बॉडी थी वो पैरालिटिक हो गई और ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाए, लंग भी फेल हो गए। तो डॉक्टर्स ने फटाफट से इनका ऑपरेशन करके और इनको एक लंग सपोर्ट पे लगा दिया, ठीक है। और वो तब से लेकर के 70 साल तक उसी लंग सपोर्ट पर जिए। ना सिर्फ जिए, ऐसा नहीं कि अरे ठीक है मेरा जीवन अब ऐसा ही है, नो नो नो। उन्होंने अपनी कॉलेज की पूरी पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, ऑथर बने और सब कुछ करने के बाद उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung। किसने लिखी है? यही किताब मैं बोल रही थी। हम एक ओबिचुअरी में एक और बुक पढ़ेंगे, पॉल आर अलेक्जेंडर, पॉल आर अलेक्जेंडर। और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी रिकग्नाइज किया गया लॉन्गेस्ट आयरन लंग पेशेंट। अब मुझे ज़रा सोच करके बताइए, इमेजिन कर सकते हैं खुद को 70 साल तक उस एक आयरन लंग चेम्बर में लेटे हुए, वहीं से आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं, बस दैट इज़ इट। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेटे लेटे आप पूरी दुनिया एक ही जगह से जी रहे हो 70 साल। हम हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके कितना क्रिप करने लग जाते हैं, मुझसे ज़्यादा दुख तो किसी का नहीं होगा, हाँ। सो बस यही है, अपने से ज़्यादा दुख बहुतों के पास है। और फिर भी ऐसा नहीं है दुखी होकर के लाइफ जिए, ऐसा नहीं है हार मान गए। उस सिचुएशन में भी ही वॉज लिविंग लाइफ टू द बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटीज़। इन्होंने सारी जो भी पॉसिबल पढ़ाई ये करना चाहते थे की उन्होंने और अचीवमेंट अपना लेकर के और फिर विदा किया खुद को, ठीक है। सो बहुत कुछ सीखने जैसा है इनकी लाइफ से। चलिए अब हमने बोला कि इनको पोलियो हो गया था, तो पोलियो माइलेटिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पोलियो माइलेटिस या पोलियो जिसको हम जानते हैं एक वायरस से होती है ये बीमारी, इसको पोलियो वायरस कहा जाता है, ठीक है। 2 बूंद पिलाने आते हैं ना पोलियो की दवाई, वो इसीलिए पिलाई जाती है बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है जहाँ पे पोलियो वायरस अटैक करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं वो अंडर 5 years ऑफ एज का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़े होकर के पोलियो से ग्रस्त नहीं हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो अगर आप इम्यून नहीं हो। इम्यून कैसे? यानी कि वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं हो, बचपन में आपको वैक्सीन नहीं मिली और फ्यूचर में आप कभी पोलियो वायरस के संक्रमण टच में आ गए तो आपको हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया और ओवर द ईयर्स 99% पोलियो केसेस हमने हटा दिए हैं, रिमेनिंग 1% को भी हम हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो वायरस है हमारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है और अधिकतर केसेस में लिम्ब्स जो हिप और हिप के नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा उसको अफेक्ट करता है, लेकिन ये पूरी बॉडी का पैरालिसिस कर सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। तो बहुत डेंजरस वायरस है और पास ऑन भी होता है, राइट। सो एक इंसान से दूसरे में अगर आपने सेम वाटर, कंटैमिनेटेड वाटर पी लिया है या कंटैमिनेटेड चीज़ें शेयर कर ली हैं तो भी पास ऑन हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी डेडली वायरस। ऑल राइट, सो सैड डिमाइस खत्म हो गया। आज मेरा गला ख़राब है, गला ख़राब इन द सेंस आई हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन। अभी मौसम चेंज था और स्वेटर्स वगैरह थोड़े से त्याग दिए हमने और कल में थोड़ी तबीयत ढीली है, इसलिए आज हो सकता है स्पीड या एनर्जी में आपको थोड़ा सा मीटर डाउन लगे। स्पीड में तो नहीं होगा एनर्जी में ही हो सकता है। चलिए अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड।
हमने भी थोड़े दिन पहले देखा था, आई थिंक दो दिन समथिंग पहले हमने न्यूज़ देखी थी कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए हैं। जो 2 मेंबर्स थे, एक रिटायर हो गए थे, एक ने रिज़ाइन कर दिया था, देखा था। तो अब वो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की जगह खाली थी उसको भर दिया गया है, अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। सो सुखबीर संधू जी और ज्ञानेश कुमार जी, इन दोनों को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स। और सुखबीर सिंह संधू जी कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। ज्ञानेश कुमार जी कहाँ से हैं? केरला से हैं। और अब जो हमारा पूरा इलेक्शन कमीशन है उसमें वापस एक CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछ लूँ? बहुत आसान सा सवाल है, पर इससे थोड़े आप एक्टिव और लाइव बने रहते हो तो लिखिए CEC का नाम। अभी थोड़े टाइम पहले अनूप चंद्र पांडे जी रिटायर हो गए थे और अरुण गोयल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। और काम चल नहीं सकता, इलेक्शन सिर पे हैं, तो CEC तो प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो CEC और ECs का की सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, कौन डिसाइड करता है? याद है अभी थोड़े टाइम पहले बहुत तूल पकड़ा था ये मामला। कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एक पैनल। और उस पैनल में कौन लोग होते हैं? उसके चेयरपर्सन, उसको चेयर कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे, साथ में एक यूनियन कैबिनेट के मेंबर होंगे और एक ऑपोजिशन यानी अभी जो कांग्रेस हैं उनके लीडर होंगे। तो PM मोदी जी थे, कमेटी मेंबर थे, और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इन 3 लोगों के पैनल ने डिसाइड किया कि इन 2 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, अब ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा आया है और अभी बहुत छोड़ा गया और वापस से अपॉइंट किया गया, यानी रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट चला है। तो यहाँ से स्टैटिक पोर्शन पूछे जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई या उसको एस्टैब्लिशमेंट में कब लाया गया? 25 जनवरी 1950। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से 329 है जो कि डिस्कस करता है, बातचीत करता है इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। सो कौन से आर्टिकल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करते हुए हैं? आर्टिकल 324 से 329 इन पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सिर्फ एक ही कमिश्नर के साथ ही बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया 1989 में, जिसमें हमने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। जब शुरुआत हुई थी 1950 में तो एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होगा और वही देखेंगे सारे काम, बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। अभी अच्छा, फिर इसमें ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर ही हों। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के ऊपर, वो चाहे तो मेंबर बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन करंटली अभी एक CEC और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितने मेंबर्स होंगे इसमें। गॉट इट? चलिए, और वो जो मैं कह रही थी एक बहुत बड़ा मुद्दा तूल पकड़ा था, वो मुद्दा क्या था? वो था CEC एंड अदर ECs अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये जब लाया गया और पास हो गया और ये पूरी एक्ट बन गया, तो ये मुद्दा आया था कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होना है उसको डिसाइड करने वाले वैसे PM, ऑपोजिशन के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या फिर उनके द्वारा दिए गए कोई जज होते हैं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटा दिया और आपने यूनियन कैबिनेट का ही एक मेंबर ला दिया उसके अंदर। तो यहाँ इस बात को लेके बहुत क्वेश्चन मार्क लगा था कि भाई ट्रांसपेरेंसी आप मतलब 2:1 का वोट रेशो रख रहे हो, बिकॉज यूनियन कैबिनेट का मेंबर भी PM ही एक तरह से रेकमेंड करते हैं। तो PM जो भी होंगे उनकी तरफ तो 2 वोट हो जाएंगे, ऑपोजिशन वाला 1 वोट में होगा। तो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन लेने वाले हो जाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चन मार्क के अंडर में ये जो एक्ट था ये देश के अंदर लागू हाल ही में किया गया था, जिसने रिप्लेस किया था इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को। तो पहले ये चलता था, इसकी जगह पे अब इसको ला दिया गया था, ठीक है। CECs और ECs का फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का होता है, रिकमेंडेशन पैनल की तरफ से आती है, सिलेक्शन कमेटी या पैनल आप उसको बोल दीजिए। और उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, या फिर जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा में होगी उसके, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ें। अब हम चलते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ, और स्टेट न्यूज़ में एक नामकरण
नया किया गया है, एक पुराने नाम को बदल के नया नाम किया गया है। ये पहले ही प्रस्तावित था, प्रपोज था, अब इसके ऊपर फाइनल स्टैंपिंग कर दी गई है। सो अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है। और कहाँ से जुड़ी हुई ये खबर है? महाराष्ट्र से। सो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। जो ज़िला है अहमदनगर, उसका नाम बदल करके अब अप्रूवल मिल गया है, क्या हो जाए? अहिल्यानगर हो जाए। अहिल्याबाई होलकर जी को डेडिकेटेड ये नाम दिया गया है। और ये अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं वो 18वीं सेंचुरी की मराठा क्वीन रहीं, जिन्होंने राज उस समय किया और बहुत अच्छी शासक मानी गई। सो ये जो अनाउंसमेंट है ना कि ऐसा चेंज किया जाएगा, ये ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने पिछले साल मई के अंदर कर दिया था और अब ये अप्रूवल आ गया है। ठीक है। सो अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में देखें तो उन्होंने महेश्वर, जो मध्य प्रदेश के अंदर करंटली पड़ता है, वहाँ पे होलकर डायनेस्टी की सीट यानी मुख्य केंद्र स्थापित किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो मराठा मालवा किंगडम जो है वहाँ पे होलकर डायनेस्टी की वन ऑफ द वुमेन रूलर्स रहीं अहिल्याबाई होलकर। हिंदू मंदिर काफ़ी सारे बनवाए, हिंदू रिलीजन के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया। इनके हस्बैंड खांडेराव होलकर जी को एक बैटल के अंदर वीरगति प्राप्त हुई, बैटल ऑफ कुंभेर 1754 के अंदर लड़ी गई। फिर इनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई तो इन्होंने फिर गद्दी संभाली और ये क्वीन रही मालवा की 1767 से 1795 तक। और इसी दौरान इन्होंने काफ़ी सारे हिंदू मंदिर भी बनवाए और जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए भी काम किया। इनको द फिलोसोफर क्वीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फिलोसोफर क्वीन। और ये जो खिताब या ये जो टाइटल है ये किसने दिया? जॉन केई ने दिया, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। जॉन केई ने द फिलोसोफर क्वीन का टाइटल किसको दिया? अहिल्याबाई होलकर को दिया। और इन्हीं के नाम पे अहिल्यानगर नाम रखा गया है अहमदनगर का, इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, चलिए फिर ओके, अगली खबर आ रही है असम से। कल हमने देखा था कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो असम में है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राज्य सरकार कि हमें इसको डी नोटिफाई करवाना है, यानी कि हम इसको प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रखना चाहते। बिकॉज जब इसको अनाउंस किया गया था काफ़ी 25-26 सालों पहले तो हमसे पूछा नहीं गया था। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया गया और काफ़ी सारे जो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी बेनिफिट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन वगैरह का नहीं मिला है। तो ये पूरा मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे कि डी नोटिफाई करना है हमें पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन असम। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? स्टॉप कर दिया उन्होंने इनके इस मूव को। बोले नो, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशंस है कंट्री के अंदर और इतने सालों से यानी 1998 से ये नोटिफाइड है, आप इसको डी नोटिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये मुद्दा यहीं के यहीं खत्म हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया है। सो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की ही एक और खबर है, असम बीच में आ गया था, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र वापस लौट आते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है लैंड परचेज फॉर इट्स भवन इन श्रीनगर। सो फर्स्ट स्टेट जिसने की लैंड परचेज करने की बातचीत पूरी कर ली है और बहुत ही जल्दी लैंड परचेज कर लेगा इन जम्मू एंड कश्मीर, इन कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र बन गया। सो महाराष्ट्र टू बिकम इसलिए बिकॉज अभी फाइनल पेपर साइन नहीं हुए हैं बट वर्बल कमिटमेंट पूरा हो चुका है। सो महाराष्ट्र टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर। अब महाराष्ट्र क्यों लैंड बाय कर रही है? गवर्नमेंट क्यों लैंड बाय कर रही है? बिकॉज वो बनाना चाह रही है स्टेट भवन कश्मीर वैली के अंदर, स्टेट भवन। कोई वहाँ जाए गवर्नमेंट साइड से तो वहाँ रह सकते हैं। सो स्टेट भवन कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हैं टूरिस्ट फैसिलिटी की तरह स्टेट के लोगों के लिए, गवर्नमेंट से ही नहीं, स्टेट के लोग भी अगर कोई जाते हैं। सो 8.16 करोड़ का ये पूरा लैंड खरीदने का ट्रांसफ़र किया जाना है और JNK गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि जब आप ये पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे तो हम लैंड राइट्स आपको दे देंगे। एब्रोगेशन जब नहीं हुआ था ना, 370 आर्टिकल नहीं हटाया गया था, तब जो परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के वही लैंड खरीद सकते थे JNK में, बाहर से कोई और नहीं खरीद सकता था। सो महाराष्ट्र पहला स्टेट बनेगा जो कि लैंड परचेज कर रहा है कश्मीर के अंदर। ठीक है, अगली खबर के लिए अब चलते हैं तेलंगाना। ये महाराष्ट्र था, इधर तेलंगाना आ जाइए। तेलंगाना के अंदर पांडवुला गुहालू जो है एक बहुत एंशियंट रॉक सिस्टम है, हिमालयास के हिल्स से भी पुराना माना जाता है। और पांडवुला गुट्टा या फिर इधर आप वापस देखो गुहालू बोलिए, गुट्टा बोलिए। सो पांडवुला गुट्टा
को डेजिग्नेट किया है एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना। जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ऐसी साइट जो कि बहुत पुराने समय से कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रखती है, या तो कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है या कोई इनहेरिटेंट सिग्निफिकेंस है, इसकी वजह से हमें अर्थ के बारे में कुछ और पता चल रहा है, राइट, ज़मीन के अंदर के कुछ और राज हमें जानने को मिल रहे हैं, या फिर एजुकेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ऐसी साइट्स को जियो हेरिटेज साइट कहा जाता है। सो तेलंगाना की पहली जियो हेरिटेज साइट किसको डेजिग्नेट किया गया है? पांडवुला गुट्टा को, पांडवुला गुट्टा को किया गया है। And these are considered to be older than the Himalayas, some of the Himalayas hills. Then जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए, ASI नहीं, GSI। और GSI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1851 में सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ये आता है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता, माइंस है ना, माइंस से कोयला वोयला कुछ निकल रहा होगा, कोलकाता एसोसिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए फिर हम आते हैं अब वापस से असम। थोड़ी मिक्सिंग हो गई आज ना, प्रॉपर मैंने स्ट्रक्चरिंग नहीं की है। असम चलते हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। सो असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस इस्टेब्लिश किया है बांग्लादेश में। सो बांग्लादेश के ढाका के अंदर नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस, और ये असम बेस्ड है, ये रिफाइनरी असम बेस्ड है, और ढाका बांग्लादेश के अंदर पहला ऑफिस स्टार्ट किया गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट की हमने बात की थी लास्ट ईयर। सो मार्च 2023 के अंदर फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत जो इंडिया है वो बांग्लादेश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगा, और उसके लिए पूरी पाइपलाइन डाली गई थी। और अब उसी का फर्दर रिलेटेड न्यूज़ है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसने अपना ओवरसीज ऑफिस बांग्लादेश ढाका में स्टार्ट कर लिया है। ठीक है जी। सो ये स्टेट न्यूज़ खत्म हो जाती है। अब हम चलेंगे नेशनल न्यूज़ कैटेगरी की तरफ। तो नेशनल न्यूज़ में ना एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक बहुत बड़ा पेटेंट अप्रूव हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ICAR CTCRI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। ध्यान रखिएगा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी जगह लोकेशन पूछ ली जाती है। सो CTCRI कहाँ लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। उसने सिक्योर किया है पेटेंट फॉर स्मार्ट फार्मिंग ई क्रॉप IoT डिवाइस। स्मार्ट फार्मिंग के लिए ई क्रॉप IoT डिवाइस। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसे डिवाइसेस जो जिनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड चीज़ें होती हैं, जैसे सेंसर्स या फिर सॉफ्टवेयर्स, जिनकी मदद से वो डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस वगैरह के साथ में। ठीक है। सो ई क्रॉप IoT डिवाइस जो कि स्मार्ट फार्मिंग में काम आएगा, उसको पेटेंट मिल गया है। और ये बनाया किसने है? ICAR CTCRI के अंदर इसको बनाया गया है। राइट। अब इसका मेन काम क्या होगा? अच्छा, बनाने वाले व्यक्ति का ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली डेवलप किसने की है? डॉक्टर संतोष मित्रा, डॉक्टर संतोष मित्रा। तो अब देखिएगा, फार्मर है, फार्मर को संतोष तो बहुत रखना पड़ता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है ना, उनके संतोष का कोई मुकाबला नहीं है। तो संतोष मित्रा जी याद रखिएगा। अब ये जो डिवाइस है ये अभी जो भी मौसम के अंदर चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, राइट, और जो प्लांट जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अभी न्यूट्रिशन कितना है, ये सारी जानकारी देंगे। उसके हिसाब से आपको कितना वाटर करना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए, कितनी खाद डालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बता देगा। और ये इन्फॉर्मेशन फार्मर तक मैसेजेस वगैरह के थ्रू फ़ोन पे पहुंच जाएगी। तो उसको पता होगा एग्जैक्टली कितनी खाद डालनी है, एग्जैक्टली कौन सा न्यूट्रिएंट मुझे ऐड करना है, एग्जैक्टली कितना पानी देना है, और ये सब इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ पॉसिबल हो पाएगा। सो इट विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग डेटा, वेदर पैटर्न्स का, सॉइल मॉइस्चर लेवल का, न्यूट्रिएंट स्टेटस का, और ये सब क्रॉप ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। सो SMS चले जाएगा ग्रोअर्स को। इसका ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेशन कर लिया गया है काफ़ी सारे क्रॉप्स के ऊपर, और फार्मर्स ने रिपोर्ट किया है कि हाँ जी, हमारी जो ईल्ड है, हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे थे, पानी हम डाल रहे थे, उसमें खपत में कमी आई है। गॉट इट। सो हम कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? ICAR CTCRI द्वारा बनाया गया स्मार्ट फार्मिंग के लिए ई क्रॉप IoT डिवाइस किसने बनाया? डॉक्टर संतोष मित्रा जी ने बनाया। चलिए, तो अब हम अगली खबर लेंगे, और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आज मैंने स्टार्टिंग में तो बताया नहीं आपको, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी थी जिसको अपनी पूरी रिकमेंडेशन देनी थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट
प्रेसिडेंट साहिबा को सबमिट कर दिए। तो आज वो पूरा समझना है हमको, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे काम करेगा, क्या बोलती है उनकी रिपोर्ट, वो हम लास्ट न्यूज़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आ जाते हैं वंचितों को वरीयता। मोदी सरकार ने एक और पहल लॉन्च की है, PMSURAG नेशनल पोर्टल, PM सूरज या PM स्वराज नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो कि वंचित ग्रुप है, उनमें 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, तो ये जो PMSURAG का फुल फॉर्म है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को जो कि डिसएडवांटेजेस सेक्शन को बिलोंग करते हैं, ताकि शेड्यूल ट्राइब को बढ़ावा मिल सके, बैकवर्ड क्लासेस को बढ़ावा मिल सके। ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ से काफ़ी डिप्राइव रखा जाता है। जैसे अगर हम देखें, गटर्स सीवर्स साफ करने का काम भी यूजली आप इन्हीं कास्ट के लोगों को करता हुआ देखोगे। सो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट किया गया है, और एक इवेंट रखा गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसी में ये अनाउंसमेंट PM मोदी जी ने किया। ठीक है, चलिए देन अगली जो खबर आ रही है, अब हम ले रहे हैं डिफेंस सेक्शन से। सो डिफेंस सेक्शन के अंदर 2 शिप्स हैं जिनको लॉन्च किया गया। लॉन्च करना मतलब बन गई हैं और पानी पे लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब जहां इनको सर्विसेज में लिया जाएगा वहां पहुंचाया जाएगा, फिर इनको कमीशन करने का काम चालू हो गया, यानी सर्विसेज में लिया जाएगा। लॉन्च करना यानी बन करके रेडी हो चुकी हैं। सो अग्रय एंड अक्षय, क्या नाम है जी इनका, अग्रय अक्षय। सो अग्रय अक्षय शिप्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है टू ऑगमेंट इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन ऑपरेशंस। क्या समझ में आया इससे, ये दोनों शिप्स एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में काम आएंगी। एंटी सबमरीन टाइप की ये शिप्स हैं। सो अग्रय एंड अक्षय आर एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW, शैलो वाटर क्राफ्ट्स यानी SWC। तो ये जो लिखा हुआ कभी दिखे ना ASW SWC, इसका यही मतलब होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। और ये दोनों शिप्स इसी नेचर की हैं, और इसको किसने बनाया, GRSE यानी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग जो हैं उन्होंने बनाया है। कोलकाता के अंदर इसको लॉन्च किया गया। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कोलकाता बेस्ड, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है GRSE, इसके साथ में कि टोटल हमें 8 ASW SWCs बना करके दीजिए, और उसी के तहत ये 2 5th और 6th नंबर की शिप्स हमें मिल गई। इससे पहले 4 बन चुकी हैं, 2 और शिप्स हमारे पास लॉन्च हो चुकी हैं, राइट। और ये जो शिप्स अब बनी हैं ये अर्नाला क्लास की शिप्स हैं, अर्नाला क्लास की। इन्हीं नेम से पहले भी अभी सर्विस में शिप्स हैं, वो अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की हो गई हैं थोड़ी। वो कौन सी क्लास की थी, अभय क्लास की। सो अभय क्लास की शिप्स इन सर्विस हैं, उनको रिप्लेस करेंगी ये अर्नाला क्लास की शिप्स जो कि अग्रय और अक्षय हैं। गॉट इट। और ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करेंगी कोस्टल वाटर्स में, उसके अलावा और भी ऑपरेशंस हैं जिनमें इनको यूज़ किया जाएगा। ये रही वो शिप, और ये इसकी पूजा हो रही है। और कौन कर रहा है, ध्यान से देखिए कौन कर रहे हैं। सो हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी जी, उनकी वाइफ नीता चौधरी जी ने इसको पूजा वूजा करके लॉन्च किया है, राइट। इंडिया इज़ अमंग द सिलेक्ट कंट्रीज, बहुत कम देश हैं ऐसे पूरी दुनिया में जो कि मॉडर्न वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं, और इंडिया उनमें से एक है। ये जो शिप्स हैं दोनों, ये 77.6 मीटर लॉन्ग है, 105 मीटर्स वाइड हैं, 900 टन्स के वाटर को डिस्प्लेस करती हैं जैसे ही पानी में आती हैं, और करीब 800 नॉटिकल माइल्स तक का एंड्योरेंस इनका है। इतना डिस्टेंस ये अच्छे से कवर कर सकती हैं। ठीक है, अगली खबर के लिए भी हम मिलिट्री न्यूज़ जो सेक्शन है, डिफेंस सेक्शन, उसी पे स्टिक रहेंगे। नेवीज मेक इन इंडिया 3rd 25 टन बोलार्ड पुल टग बजरंग लॉन्च्ड इन भरूच, गुजरात। अब देखिए, पोलार्ड टग मैंने आपको पहले भी बताया था, टग्स क्या होते हैं, शिप को मूव करने के, डायरेक्शन चेंज करने के, टोइंग वगैरह करने के, लोडिंग अनलोडिंग में, इन सब चीज़ों में थोड़े हेल्प करते हैं, राइट। सो पोलार्ड पुल टग है, बोलार्ड पुल टग 25 टन का, क्या नाम है, बजरंग। क्या नाम है, बजरंग। इसको लॉन्च किया गया है भरूच, गुजरात के अंदर। और ऐसे बहुत सारे टग बनते रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस क्या है, क्वेश्चन बनने के चांस ये हैं कि बजरंग जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है वो क्या है, इज़ इट एंटी वॉरफेयर की कोई शिप है, या फिर ये सबमरीन है, या फिर ये टग है, या क्या है। तो आपको टग याद रखना है। और ऐसे 3 टग्स का
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था MS शॉप शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड को, उसके तहत ये बनाया गया। ऐसे अलग अलग कंपनीज को अलग अलग टग्स बनाने के और कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस बजरंग क्या है, 25 टन बोलार्ड पुल टग है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, भरूच गुजरात के अंदर किया गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। सो आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दिख रहे हैं, क्या नाम है इनका, रचिन रविंद्र। ये यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं टू रिसीव सर रिचर्ड हेडली मेडल। सर रिचर्ड हेडली मेडल, अब 2 क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, कौन से खिलाड़ी हैं जो कि यंगेस्ट बन गए हैं टू रिसीव दिस मेडल, तो आपको रचिन रविंद्र का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, सर रिचर्ड हेडली मेडल कौन से देश में दिया जाता है, न्यूजीलैंड में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, न्यूजीलैंड। सो दिस इज बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर जो पिछले साल रहे हों, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। न्यूजीलैंड के अंदर एनुअली ये दिया जाता है बाय न्यूजीलैंड क्रिकेट, ठीक है, कब से, 2011 से, 2011 से दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है, बेस्ट न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेटर ऑफ द प्रीवियस ईयर को ये मेडल दिया जाता है, और रचिन रविंद्र यंगेस्ट रिसिपेंट बन गए हैं इसके। किसके ऑनर में है ये मेडल, सो बिल्कुल सर रिचर्ड हेडली के ऑनर में ये मेडल दिया जाता है। अगली खबर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्चेस कीर्ति इनिशिएटिव। भारत में ग्रास रूट लेवल पे और जूनियर लेवल पे, यानी छोटे उम्र के लेवल पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और इसका जो लॉन्च सेरेमनी था वो चंडीगढ़ से किया गया, पर ये पूरे नेशन में ये इनिशिएटिव चालू किया जा रहा है, जिसके तहत कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, मतलब बहुत छोटे भी नहीं है, 9 to 18 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से प्राइमरी में आ जाता है बच्चा, प्राइमरी से लेकर मतलब 5th 6th क्लास ऑनवर्ड्स, और 18 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें से स्पोर्ट्स के टैलेंट को चूज़ किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं इंडियन आइडल जैसे शोज जो कि सिंगिंग टैलेंट पहचानते हैं, राइट, इसी तरह से ये जो कीर्ति इनिशिएटिव, ये स्पोर्ट्स का टैलेंट पहचानेगा। ओके, सो कीर्ति का फुल फॉर्म खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। स्कूल चिल्ड्रन पे एम करता है 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज, और ट्विन पर्पस सॉल्व करेगा। एक तो जो टैलेंट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर हायर लेवल पे भेजे जाएंगे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भेजे जाएंगे। दूसरा, जब बच्चे स्पोर्ट्स में फोकस रहते हैं तो बाकी जो यूजलेस सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जैसे बहुत सा यूथ स्मोकिंग ड्रिंकिंग में चला जाता है, ड्रग्स की तरफ ओरिएंट हो जाता है, अपने टैलेंट को पता ही नहीं होता है तो वेस्ट करता रहता है, उन सब से थोड़ा बचेंगे। गैजेट्स के अंदर लगे रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, उनसे थोड़ा बचेंगे, ठीक है। सो टैलेंट को स्काउट करने में यानी ढूंढने में मदद करेगा, और इसके लिए 20 लाख असेसमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। और इसमें अहम भूमिका कौन निभाने वाले हैं, जो टीचर्स होंगे, जो कोचेस होंगे, उनको ट्रेन करके अपॉइंट किया जाएगा, साइंटिफिक पैरामीटर्स पे बच्चों को जज करके, और फिर उनको आगे लाया जाएगा, ठीक है जी। सो कीर्ति इनिशिएटिव। AI पर US लाने जा रहा है प्रस्ताव। क्या है ये न्यूज़? ये न्यूज़ बोलती है कि US इज अबाउट टू मूट यानी पेश करने जा रहा है, पहल करने जा रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजोल्यूशन एट यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो है उसमें एक रेजोल्यूशन पेश करने जा रहा है, इनिशिएट करने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और किससे रिगार्डिंग है रेजोल्यूशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग है। दैट इज कि जो भी AI अब डेवलप हो रहा है, तो US का ये रेजोल्यूशन पेश करने के पीछे रीज़न है कि भाई वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। UN में जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो उस रेजोल्यूशन पे साइन करें। इस तरह का एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है कि सब अग्री करें कि हमारे देश में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा वो काम हम ट्रस्टवर्दी, सिक्योर तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दूसरे के लिए कुछ काउंटर प्रोडक्टिव यूज़ करने लग जाएं। और दूसरा, सभी देशों को इंक्लूडिंग डेवलपिंग नेशंस को इक्वल एक्सेस मिलेगा इन AI टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ देशों ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग AI डेवलप कर लिया, बाकियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं पहुंचा है। सो जैसे हम बाकी चीज़ों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं UN लेवल पे, इसमें भी हम करेंगे। सो ऑल हैव टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी। सारे देशों के पास टेक्नोलॉजी हो, कैपेबिलिटी हो, और उसका एडवांटेज हम ढंग की चीज़ों में लें। जैसे कि हम हेल्थ सेक्टर के अंदर लें, फ्लड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हम ले रहे हैं, या फिर
एजुकेशन ट्रेनिंग पर्पसेस में ले रहे हैं तो प्रोडक्टिव एरियाज के अंदर इसका यूज लिया जाए। इस तरह का एक रेजोल्यूशन यूएस इनिशिएट करेगा इन द यूएन। लीजिए जी, जिसका हमें था इंतजार। सो वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड। रामनाथ कोविंद जी आपको दिख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री आपको दिख रहे हैं और प्रेसिडेंट साहिबा दिख रही हैं। रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप के अंदर एक पूरा पैनल या कमेटी बनाई गई थी। उनको दिया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आप स्टडी कीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि पूरे देश के अंदर एक ही बार इलेक्शन हो, साथ में हो, और अगर हो पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में बदलाव लाने पड़ेंगे, कैसे ये फीजिबल हो पाएगा, वो पूरी स्टडी कीजिए और हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो वो स्टडी हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग उसमें थे, अभी हम सब देखेंगे। सो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, राइट। और ये जो हाई लेवल कमेटी थी, इसको हेड कौन कर रहे थे? हु वाज चेयरिंग दिस कमेटी? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी वाज हेडिंग दिस कमेटी। नाउ दिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। कितने पेजेस की ये रिपोर्ट है? करीब 18,000। सो 18,626 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की गई है। 191 डेज तक पूरा रिसर्च करके रिपोर्ट बना करके अब पेश की गई है प्रेसिडेंट मुर्मू जी को। ओके। अब इसका रिकमेंडेशन का क्रक्स क्या निकला, पहले क्रक्स समझ लेते हैं। इन्होंने बोला हाँ जी होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पॉसिबल है, किया जा सकता है। सो द पैनल रेकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और जो लोकल बॉडीज है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इनमें एक साथ इलेक्शन हो। तो इन्होंने बोला कि हाँ जी लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, अगले इलेक्शन भी जब हो तो एक साथ होने चाहिए, और उसी के 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडीज जो हैं हमारी, उनके इलेक्शन भी हो जाने चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि हर राज्य के अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, चलो लोकसभा के तो एक बार हो जाते हैं पर स्टेट के अलग अलग हो रहे हैं, तो हर बार रिसोर्सेज लगते हैं, हर बार कैंपेनिंग होती है, हर बार इलेक्शन कमीशन को खर्चा, तो ये इतने जो खर्चे होते हैं, इतने लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, बार बार अरेंजमेंट्स करने होते हैं, बार बार पर्चे छपते हैं, उनको अगर हम एक बार कर देंगे तो काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग नेशनल लेवल पे की जा सकती है, ठीक है। मेक सेंस ऑल्सो। आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए चीज़ों को ना, एक ही एक्टिविटी को आप साल भर अलग अलग एरियाज में करते हो तो बेटर है पूरे देश में एक टाइम फिक्स हो जाएगा, इसी समय इलेक्शन चल रहे हैं, हर जगह इलेक्शन चल रहे हैं। सो इन्होंने रेकमेंड किया साइमल्टेनियस यानी एक साथ इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। पहला स्टेप तो आप ये लीजिए कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ करवाइए, फॉलोड बाय सिंक्रोनाइज लोकल बॉडी पोल्स विद इन 100 डेज, और 100 दिनों के अंदर अंदर आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के भी हो जाने चाहिए एक साथ में। गॉट इट। अब बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे जो बाकियों के दिमाग में भी आए थे, कैसे होगा? आपने तो कह दिया करवा दीजिए, लेकिन होगा कैसे? किसी के इलेक्शन इस साल ड्यू हैं, किसी के अगले साल ड्यू हैं, किसी के उसके अगले साल ड्यू हैं। अगर बीच में अगर सरकार गिर जाती है किसी की तो क्या होगा? फिर बिना सरकार के प्रेसिडेंट रूल के अंदर चलेगा क्या वो स्टेट? तो इन सब के लिए रिकमेंडेशन दी गई है, एक एक करके अभी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं जो कमेटी बनी थी, हाई लेवल कमेटी, ये 2 सितंबर 2023 को बनाई गई थी। इनको काम ये दिया गया था कि एग्जामिन कीजिए पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हाउस ऑफ पीपल और ये जो स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा है और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत है, इनके वन इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते, और स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी बताइए कि कौन कौन से किए जाने रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और भी जो भी एक्ट्स के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाना चाहिए, आर्टिकल 82A प्रस्तावित किया गया। आर्टिकल 82A क्या करेगा? वो सिंक्रोनाइज करेगा टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज को, यानी इनकी जो टर्म्स हैं, लोकसभा मान लीजिए 2024 में शुरू हो रहा है जून में फॉर एग्जांपल, तो वो जाकर के 2029 में खत्म होगा उनका टेन्योर। इसी तरह से सारी स्टेट असेंबलीज का टेन्योर भी जून 2024 से और जून 2029 रहना चाहिए, 2029 रहना चाहिए। अब इन्होंने ये भी एक चीज़ बोली कि जो स्टेट असेंबलीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ज़रूरी थोड़ी है सभी के इलेक्शन अभी 24 में ही हों स्टेट्स के, कुछ स्टेट होंगे जिनके इलेक्शन 25 में होने होंगे, कुछ होंगे जिनके 26 में होने होंगे, उनका क्या होगा? तो उन्होंने ये बोला कि जो भी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्शंस या जिनका जो टर्म है वो आफ्टर दिस अपॉइंटेड डेट होना है, अपॉइंटेड डेट यानी मान लीजिए जून 2024 में लोकसभा का नया जो टर्म है वो चालू हो रहा है। अगर किसी स्टेट असेंबली का टर्म 2025 में शुरू हो रहा है, 2026 में शुरू हो रहा है, तो भी उसका खत्म कब बताइए आप? 2029 के अंदर ही वो खत्म हो जाए, जब लोकसभा का भी टर्म एंड हो रहा है। तो
इस लॉन्च डेट, स्टार्टिंग टर्म की डेट से बीच में जो भी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उनको होने दीजिए, कोई बात नहीं, बिकॉज आपको सबको सेम पेज पे तो लाना पड़ेगा, लेकिन उनकी एंडिंग कब करवा दीजिए, 2029 में करवा दीजिए, जब लोकसभा का टर्म भी एंड हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा, सारे स्टेट और लोकसभा एक सेम पेज पे आ जाएंगे, सबके 2029 में दोबारा इलेक्शंस होंगे। समझ में आ गई बात? तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, देयर आफ्टर जितने भी इलेक्शंस होंगे हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो एक साथ साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं। कब से पॉसिबल हो पाएगा, 2029 से हो पाएगा, पर उसके लिए अभी से आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब इन्होंने बोला नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में क्या होगा, सरकार गिर गई भाई, ठीक है, आप मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, आपकी सरकार गिर गई, उस केस में क्या होगा, अगर हाउस हंग हो जाता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो जाता है तो फ्रेश इलेक्शन करवा लीजिए। ठीक है, लोकसभा में हो रहा है तो वहां करवा लीजिए, स्टेट असेंबली में हो रहा है तो वहां करवा लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जब तक रिमेनिंग टर्म बची हुई है बस वहीं तक वो सरकार फंक्शन करेगी, फिर वापस से इलेक्शन आ जाएगा। मान लीजिए 2029 के अंदर नई सरकार चालू होती है, मतलब नया टर्म चालू होता है, लोकसभा में भी स्टेट असेंबली में भी। किसी स्टेट असेंबली में 2030 के अंदर सरकार गिर जाती है, तो जब नई सरकार आएगी, इलेक्शन करवाइए, नई सरकार बुला लीजिए, पर वो कब तक वर्क करेगी, 2029 की सरकार कब तक काम करती, 2034 तक करती, 5 साल के लिए होता है ना ये टर्म, तो ये भी सिर्फ 2034 तक ही काम करेगी। मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 2032 में सरकार गिर गई, या लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल, तो आप करवा लीजिए, लेकिन उनका टर्म कब तक का रहेगा, 2034 तक का ही रहेगा। तो 5 साल के दौरान अगर कभी सरकार गिरती है तो आप फ्रेश इलेक्शन करवा लो, पर उस सरकार का जो टर्म होगा वो रिमेनिंग ईयर्स तक का ही होगा, इन 5 साल में जो रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं उन तक का ही होगा। गॉट इट? सो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, टेन्योर विल ओनली बी फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म इन सच अ केस। दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, फ्रेश इलेक्शन अगर लोकसभा में हो रहे हैं तो इससे पहले वाला जो पूरा जो टर्म होता है हाउस का 5 साल, उसके रिमेनिंग ईयर्स तक के लिए सरकार रहेगी, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रही है तो लोकसभा की जितनी टर्म बची है उतनी ही टर्म इस राज्य सरकार को भी करने को मिलेगी। अमेंडमेंट इन दोनों चीज़ों के लिए है ना, अमेंडमेंट प्रस्तावित किए गए हैं, और वो क्या है, आर्टिकल 83 में, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 172 में। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पे बात करता है, आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। तो अगर बीच में हमने इलेक्शन करवाए लिए हैं तो उनकी जो टर्म है वो जब तक फुल टर्म खत्म नहीं होती लोकसभा की तब तक के लिए ही मान्य मानी जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई ना? 2029 में अगर आपकी टर्म स्टार्ट हो रही है तो 2034 तक चलेगी, 5 साल के लिए मैक्सिमम टर्म होती है। अगर किसी की सरकार 2030 में गिर गई तो कायदे में 2035 तक के लिए उसको टर्म मिलनी चाहिए थी। अभी ऐसा होता है, पर हम बोल रहे हैं अब ऐसा नहीं करो, अब आप उसको 2034 के लिए ही दो। 2033 में भी अगर किसी की सरकार गिरी तो 1 साल के लिए ही उसको टर्म मिलेगा, 2034 में वापस इलेक्शन होंगे। ये प्रस्तावित किया गया और उसके लिए चेंज करना बोला गया है आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 के अंदर। गॉट इट? अब देखिए इसमें यह भी कहा गया कि यहाँ ना स्टेट से रेटिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई राज्य सरकार के जो इलेक्शन है उनमें चेंज किया जाए, जो केंद्र सरकार है उनके इलेक्शन के अंदर चेंज किया जाए। इसमें स्टेट से सिग्नेचर, मंजूरी, लीगल कार्यवाही करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेटिफिकेशन बाय स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जो आप म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाले करवाओगे उसमें स्टेट के रेटिफिकेशन की नीड है, वो आप करवा लीजिए। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई? कोविंद जी का ये जो पूरा पैनल था, हाई कमेटी, मतलब हाई मेंबर्स कमेटी जो थी, उसमें चेयर तो कोविंद जी ने किया, रामनाथ कोविंद जी ने। उसके अलावा अमित शाह जी थे, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इन द राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद जी थे, फॉर्मर फिनेंस कमीशन चेयरमैन NK सिंह जी, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप जी थे, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी थे, और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी थे स्पेशल इनवाइटी के तौर पे। ठीक है, ताकि लीगल एस्पेक्ट्स देख सकें। तो इन सभी लोगों के साथ में इस पैनल को बनाया गया था। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा, 22nd लॉ कमीशन जो कि अभी भी कार्यरत है, 2024 मिड में जाकर के, मतलब आई थिंक अगस्त तक का इनको एक्सटेंशन मिल गया था। सो 22nd लॉ कमीशन जो अभी भी देश में चल रही है, किसकी चेयरमैनशिप में, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी की चेयरमैनशिप के अंदर, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया था सारी डिटेल्स को एग्जामिन करने के बाद कि हम साइमल्टेनियसली पोल करवा सकते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली के जनरल इलेक्शन ऑफ 2029 से। और सेम बात यहाँ निकल के आ गई है। ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया? चलो, अभी तो रिकमेंडेशन पेश हुई है
एक्सेप्ट होगी तो सारी काम आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर कागज हैं। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन थोड़ा लो ऑन एनर्जी मीटर मुझे लगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, माई बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, मुझे फीवरिश लग रहा है, थोड़ा गला खराब है, बट देन आई होप न्यूज़ समझ में आ गई होगी ना, एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, न्यूज़ समझ में आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिन बच्चों को नहीं पता तो एसएससी का जनरल अवेयरनेस कोर्स चल रहा है परचम ऐप के ऊपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके, ये सब मिलाकर के स्टैटिक जनरल अवेयरनेस कोर्स बनाया गया है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो और पूरा पैकेज भी ले सकते हो। जैसे इंडिविजुअल स्टैटिक जीके लेना है तो वो भी ले सकते हो, पूरा पैकेज लोगे तो स्टैटिक जीके भी उसमें आ ही जाएगा, इस तरह से। और ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। एसएससी के अंडर में जो भी आप एग्जाम दोगे, 2024 का कैलेंडर आ रखा है ना, जो भी आप एग्जाम दोगे उसके लिए जनरल अवेयरनेस आप यहाँ से पूरी तरह से तैयार कर सकते हो विदाउट नीडिंग टू रेफर टू एनी अदर सोर्स। अब बच्चे डिस्काउंट पूछते हैं तो देखिए काफ़ी सारे डिस्काउंट तो आपको अवेलेबल है। वेलकम डिस्काउंट मिल जाता है 15% का। अगर आप हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट करोगे तो उनके पास जो उस दिन के अवेलेबल डिस्काउंट होंगे वो दे देंगे, नहीं तो अप टू 33% का ऑफ आप ले सकते हो अपनी थोड़ी सी मेहनत के बेसिस पे। डेली स्कॉलरशिप क्विज अरेंज की जाती है परचम ऐप के ऊपर। हाँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आप आंसर कीजिए, 33% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हो। सारे ऑप्शंस हैं, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो रिविजन क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, आंसर करना शुरू करो। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसीस? समझिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देने पड़ते हैं, तभी जाके प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन देने के लिए कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उस सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में अपन सीधे देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, और कौन होता है? ऑपोजिशन के लीडर होंगे। देखो ऑप्शन में कहाँ है, बी पे आ रहा है, बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024? 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है भाई इस बार की? एआई से रिलेटेड थी, याद है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वॉर डायरी? इजराइल वॉर डायरी जो एक पुस्तक है जिसका विमोचन या लॉन्च किसने किया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने किया। सो उसके लेखक कौन है इजराइल वॉर डायरी के? हु हैज़ रिटन? इजराइल की वॉर, क्या बोला था मैंने? बहुत विशाल है ना, इजी सोल्यूशन नहीं है। सो विशाल पांडे जी। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ जियोलॉजिकल मार्वल रिकग्नाइज्ड एज द सोल, सोल यानी अकेली, जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना? तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त भूवैज्ञानिक चमत्कार का क्या नाम है? ये क्या हो गया, हिंदी में कुछ बहुत बड़ा लोचा हो गया, हिंदी मत देखिए। सो जियोलॉजिकल मार्वल यानी कि भूविज्ञान का चमत्कार है ये जगह, भूवैज्ञानिक नहीं होगा, है ना, भूविज्ञान का चमत्कार है ये जगह, और उसको सोल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट तेलंगाना की घोषित किया गया है। उस साइट का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है। पांडवुला गुट्टा। ओके, then which articles of the Indian Constitution need to be amended to implement the proposed mechanism for one nation one election? अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, है ना। अब देखिएगा, सिंपल सा तो पूछा जा सकता था, कौन है चेयरमैन जो पैनल गठित किया गया वन नेशन वन इलेक्शन के? रामनाथ कोविंद। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनमें बदलाव लाने के लिए कहा गया है अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन को सिस्टम में लाना है। यानी कि अगर बीच में सरकार रद्द हो जाती है तो आपका जो टर्म है वो रिमेनिंग ही सर्व करवाओ, ये वाला जो हमने अभी देखा था। कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172। बिल्कुल, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए प्रीवियस डेज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हु इज द विनर ऑफ इरास्मस प्राइज 2024? कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी। इरास्मस पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं? आंसर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, पद्मश्री हैं। Who will set up the semiconductor fabrication facility at धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन? धोलेरा गुजरात के अंदर जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, कौन सी कंपनी है जो इसको सेटअप करेगी? क्या आंसर होगा? TEPL याद है? बिल्कुल, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी इंडिया की होगी। ऑन विच OTT प्लेटफॉर्म, OTT यानी ओवर द टॉप, यानी आप जो सिनेमाज देखते हो, टीवी देखते हो, उससे ओवर द टॉप, उसके अलावा जो हम एप्स वगैरह पे देखते हैं, वॉज द फर्स्ट सीजन ऑफ सीरियल या सीरीज स्वराज लॉन्च्ड?
सरकार ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्वराज सीरीज़ लॉन्च की है। कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे की है? ताकि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स या वीर लोग रहे हैं उनकी बारे में शेयर किया जा सके। आंसर इज Amazon प्राइम। फर्स्ट सीजन लॉन्च किया गया। वेयर इज द 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ वेलर रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर? स्टैच्यू ऑफ वेलर किसको डेडिकेटेड है? ये बोरफुकान जी को, लचित बोरफुकान जी को डेडिकेटेड स्टैच्यू ऑफ वेलर। 125 फीट की ब्रॉन्ज की ये स्टैच्यू जो PM मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी, कहाँ इनॉग्रेट किया आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? जोरहाट, असम। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वेलर किसको डेडिकेटेड है? लचित बोरफुकन जी को डेडिकेटेड है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन अपॉइंट किए गए हैं? एक हैं या दो हैं? और कल इनको याद करने के लिए जो भी आंसर होगा थोड़ी सी ट्रिक टेक्निक भी आपको दे दूंगी। ठीक है जी, तो आज का सेशन होता है यहीं ख़त्म। और जाने से पहले, ऑल्दो आज हालत तो नहीं है बहुत बातें करने की, पर फिर भी एक थॉट ज़रूर आपके साथ शेयर करके जाएंगे। ये ज़रा पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है? आई वॉन्डर, वॉन्डर यानी घूमना, ठीक है। नॉट रियली लॉस्ट, पर लॉस्ट नहीं है, हम घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, पर हम लॉस्ट नहीं हैं। जस्ट काइंड ऑफ नोइंग दैट आई डोंट बिलोंग एनीवेयर। अभी आप पढ़ के बोलोगे मैम ये क्या है? ये मैं बताती हूँ क्या है। आपने देखा यूजुअली ना हम अपने आप को किसी ना किसी एक ग्रुप से अफिलिएटेड फील करवाने की दौड़ में लगे रहते हैं। आप लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, आप प्रो मोदी हो या प्रो गांधी हो, आप अर्ली मॉर्निंग बर्ड हो या लेट नाइट आउल हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, आप कैट पर्सन हो या डॉग पर्सन हो, देखा है कभी? आप फेमिनिस्ट हो या नॉन फेमिनिस्ट हो। किसी न किसी ग्रुप में हमारी बिलोंगिंग के लिए हम तलाश करते रहते हैं और हमें कहा भी जाता है हम सोशल एनिमल हैं, हम बिलोंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन सच ये है, ज़रूरी नहीं है आप किसी न किसी एक सेक्शन को बिलोंग करें। इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी। मैं मेरी बात करूँ ना, मैं अर्ली मॉर्निंग बर्ड हूँ ना मैं नाइट आउल हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी नीड के हिसाब से। जब मुझे ज़रूरत है सुबह उठने की, मैं सुबह 4 बजे भी उठ के काम करूँगी, नहीं है तो मैं रात को 2 बजे तक भी जग सकती हूँ, राइट। आई एम नीदर लेफ्ट विंग नॉर राइट विंग। आई नो कि किसकी क्या गलती है, किसकी क्या अच्छाई है, उसके बेसिस पे मैं अपने डिसीजन ले लेती हूँ। सिमिलरली आई एम नीदर एक्सट्रोवर्ट नॉर एन इंट्रोवर्ट। डिपेंड करेगा ना मेरे आसपास लोग कैसे हैं, बात करने जैसे तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे टाइप के नहीं है तो मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ। कैट डॉग मुझे दोनों ही पसंद है या मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, या कभी एक पसंद है कभी दूसरा पसंद है, डिपेंड करेगा बिल्ली कुत्ते वो हैं कैसे, राइट, या मेरा मूड उस समय कैसा है। सो द क्रक्स इज बीइंग अलोन और नॉट बिलोंगिंग। अलोन का मतलब ये नहीं कि हम उदास अकेले बैठे हुए हैं, ये हटा ही दीजिए। नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर डज नॉट मीन यू आर लॉस्ट, कि आपको पता ही नहीं आपको कहाँ होना चाहिए, कि अरे यार इसका तो कोई ओपिनियन ही नहीं होता। इट्स ओके। ओपिनियन होना सिर्फ ये नहीं होता कि ये सही है और ये गलत है, यही ओपिनियन हो। ओपिनियन ये भी हो सकता है कि दोनों सही हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और ये इतना सही और इतना गलत है और ये इतना सही और इतना गलत है। अगर आप वो मिडिल पाथ पे हो जहां आप क्लियर कट्टर तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज ओके। यू नीड नॉट बी रियली कट्टर अबाउट योर बिलीव्स, योर अफिलिएशंस, और शायद इसी को फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल कहा जाता है। ये नहीं कि लुढ़कन लोटा, दैट इज अनदर कॉन्टेक्स्ट, कि ना आप यहाँ क्यों ना वहाँ क्यों, आप अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ आप जेन्युइनली दोनों पक्षों की अच्छाई और बुराई समझते हो, दोनों पक्षों पे बहुत क्रिटिकल एकदम रिजिड एंगल नहीं लेते हो, तो आप एक मिडिल पाथ पे हो, एंड विच इज़ गुड टू बी ऑन। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आज का थॉट है कि ज़रूरी नहीं है हम किसी एक सेक्शन को बिलोंग करें और बहुत कट्टरता से बिलोंग करें। हम तो रामवादी हैं या हम रहीमवादी हैं, ज़रूरी नहीं है। आप दोनों के वादी भी हो सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, बाय बाय।